हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेएमसी स्टार जीएस गुरु पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है भू आकृति। भू आकृति में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्थल मंडल। तो देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पढ़ना है कि एक्चुअल में भू आकृति होती क्या है। तो भू आकृति के बारे में अगर देखिए, अगर हम अगर शब्द विच्छेद अगर करते हैं तो देखिए, पहले क्या निकलता है? भू, और दूसरा निकलता है आकृति। तब इससे क्या निकलता है? मतलब भू पे पाई जाने वाली आकृति। अब ये क्या होती है? तो देखिए, जब भूपृष्ठ पे जैसे हम लोग जब पृथ्वी को जब देखते हैं तो पृथ्वी पर क्या होता है? कहीं कहीं ऊंच नीचे, कहीं कहीं उभार है, कहीं कहीं गड्ढों जैसी प्राकृतिक आकृतियाँ हैं। ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भू आकृति कहते हैं। और सरल भाषा में अगर हम लोग समझें तो जैसे कि पृथ्वी की सतह पर जो बनने वाली प्राकृतिक आकार होते हैं, जैसे पर्वत हुए, पठार हुए, मैदान हुए, घाटी हुए और मरुस्थल हो गए, ज्वालामुखी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है? हमारी भू आकृति होती है। अब जैसे कि चलिए ठीक है, भू आकृतियाँ हम लोग मतलब देख गए। अब भू आकृतियाँ बनती कैसे हैं? देखिए, ये जो टॉपिक है ये इसी चीज़ का भू आकृति का ही पार्ट है। तो सबसे पहले आप लोग भू आकृति को ध्यान से समझिए, क्योंकि आप लोग अगर उसको समझ लेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो भू आकृति में देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा मरुस्थल वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा देखिए, भू आकृतियाँ अगर बात करी जाए तो बनती क्या जाती है? एक होता है अंतर्जात बल शक्तियाँ और एक होती है बहिर्जात बल। तो ये सारी जो चीज़ें हो गई ये तो हो गई। अब उसके अलावा अंतर्जात बल में कौन सी चीज़ें कैसे बनती है? जैसे महाद्वीप हो जाता है और हो जाता है महासागर हो जाता है। द्वितीय श्रेणी की अगर हम बात करें, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया। और तृतीय श्रेणी में अगर हम बात करें, घाटियाँ, जलप्रपात, बालू के टीले, समुद्री मेहराब और गुफाएं, जैसे कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी भू आकृतियों के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें भू आकृतियों में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाद्वीप। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भू आकृति में? महाद्वीप। और महाद्वीप का ही सबसे पहला पार्ट क्या होता है? स्थल मंडल। क्योंकि महाद्वीप का क्या होता है? सबसे ऊपरी जो परत होती है उसी को तो हम लोग स्थल मंडल कह देते हैं। कि स्थल मंडल मीन्स महाद्वीप पे क्या क्या कौन कौन सी आकृतियाँ पाई जा रही। तो वो जो टॉपिक स्टार्ट होती है वो हमारी किससे स्टार्ट होती है? भू आकृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक भू आकृति के स्थल मंडल से। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें हमारा क्या दिया गया है? स्थल मंडल। स्थल मंडल। अब इसमें क्या दिया गया है कि सबसे ऊंचा बिंदु हमारे देश का मेरे चोटी का कौन सा है? तो वो है कौन है? माउंट एवरेस्ट। इसकी बात करें अगर ऊंचाई कितनी है तो वो हो जाती है 8,850। और सबसे गहरा बिंदु कौन हो जाता है? तो वो होता है मैरियाना गर्त। जैसे कि आप लोग ये देखिए, ये माउंट एवरेस्ट हो गया और ये क्या हो गया? मैरियाना गर्त। ये सबसे गहरी और ये सबसे ऊंचाई का। तो ये तो हमारा हो गया। उसके अलावा देखते हैं हम मरियाना जो गर्त होता है उसकी गहराई कितनी होती है? तो उसकी गहराई कितनी होती है? उसकी गहराई होती है 11,022। माउंट एवरेस्ट की 8,850 और इसकी कितनी होती है? 11,022। अब स्थल मंडल मीन्स ये जो हमारा जो ये आएगा ना एरिया, महाद्वीप वाला, अब ये हमारा किस में आता है? इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्थल मंडल। अब स्थल मंडल में देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया माउंट एवरेस्ट के बारे में और मरियाना गर्त वगैरह के बारे में, सब कुछ पढ़ लिया। अब इसमें देखिए, स्थल मंडल में क्या होता है? इसमें होता है 29% ज़मीन होती है और 71% क्या होता है? जल होता है। ठीक है। स्थल मंडल हमारा हो गया। जैसे आप लोग ये पृथ्वी का ये कुछ पार्ट देख पा रहे हैं जो हमारे महाद्वीप हैं, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया जैसे। और यहाँ पे देखिए, ये चीज़ जो दिखा रही है क्या होता है? ये जल को दिखा रही है। क्या दिखा रही है? जल को दिखा रही है। अब वहीं पे देखिए, ये वायुमंडल को दिखा रहा है और ये जयमंडल को दिखा रहा है। जयमंडल में क्या हो जाता है? जो हमारे जो सारे जीव रह रहे हैं। और उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करते हैं तो 61% स्थल है। उत्तरी गोलार्ध का 61% स्थल है और बाकी क्या है? जल है। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है? 81% जल है, बाकी क्या है? स्थल है। मीन्स देखिए, उत्तरी गोलार्ध में तो स्थल है, उसी पे हम लोग रह रहे हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए पानी बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे स्थल क्या है? कम है। तो इस वजह से क्या होता है? वहाँ पे जीवों के विकसित होने की, जीवों को सर्वाइव करने की क्या होती है? संभावनाएं कम होती हैं। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया
भू आकृति में स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत की, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, तो ऊपरी जैसे कि पर्वत, पहाड़ और उत्तरी गोलार्ध में ये सभी कितना महासागर, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा पृथ्वी का अंदर की ओर आते हैं, गहराई में उसके आते हैं। तो देखिए, तापमान और घनत्व के आधार पर क्या किया है, पृथ्वी को 3 परतों में बांट दिया गया। अब 3 परतों में कैसे बांटा गया है, तो देखिए, एक तो क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, एक कोर होता है। तो जो ये वाला एरिया, ये क्या होता है, ये कोर होता है, और ये क्या होता है, ये मेंटल होता है, और ये क्या हो जाता है, हमारा क्रस्ट। तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इसमें देखिए दो दिया गया है कि पृथ्वी की अगर हम आंतरिक संरचना की अगर हम जानकारी अगर चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले डेंसिटी उसकी, उसके अंदर का तापमान कितना है, दबाव कितना है, और भूकंपी तरंगों का जो बेस है, जो मतलब भूकंपी तरंग वगैरह जो है, ये सारी चीज़ों को पहले हमको जानना पड़ेगा। तो गहराई के साथ साथ क्या होता है, पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जाता है, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये क्या होता है, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि भूपर्पटी, पृथ्वी की जो है 3 लेयर्स हैं, भूपर्पटी, मैंटल, क्रस्ट, मैंटल, कोर, जैसे हम हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी, मैंटल और कोर। तो यही जो इससे जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें देखिए, पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है, 6370 किलोमीटर है। अब इसके देखिए, पृथ्वी का जो औसत घनत्व यहाँ पे देखिए बताया गया, तो ये कितना बताया गया, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब बताया गया। जैसे कि घनत्व तो हमेशा क्यूब में ही नापा जाता है, उसकी पावर 3 ही होती है, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कितना होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे साबित किसने किया था, साबित किया था सर आइजैक न्यूटन ने। और इन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमारी संतरे के समान है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, भूपर्पटी का निर्माण महाद्वीपीय और महासागरीय परतों से होता है। तो मतलब देखिए, हमारे पृथ्वी पे क्या है, महासागर भी पाए जाते हैं और भूपर्पटी में जमीन, स्थल वगैरह भी पाए जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि सबसे बाहरी परत और पतली परत, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भूपर्पटी का निर्माण महाद्वीपीय और महासागरीय परतों से होता है। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह सबसे जो ये महाद्वीपीय और महासागरीय जो परत है क्या होती है, सबसे बाहरी और पतली परत है, और इसकी औसत मोटाई कितनी है, 34 है, और आयतन कितना है, तो 0.5% है। देखिए, आप लोग अगर इसको पढ़ना है तो आप लोग लूसेंट की नॉर्मल सी बात, जो ब्लू वाली जो बुक होती है, आप उसको खोलिए, आपको जो लाइन टू लाइन जो भी रहेगा ना, इसमें सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। आप लोग वो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर से कुछ कर रहे हैं, ये सारा उसी लूसेंट का ही कंटेंट है, बस इसको हम लोगों ने तैयार इंटरेस्टिंग तरीके से किया। तो आप लोग बिना भी डाउट में आए, किसी कन्फ्यूजन में आए, आप लोग बस वही लूसेंट की बुक खोलिए और लाइन टू लाइन इसको आप देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए ये जो भाग होता है ना स्थलमंडल का, इसमें एक सियाल होता है, एक सीमा होता है, एक निफे होता है। तो देखिए, इसमें निफे के बारे में नहीं बताया, इसमें केवल सियाल और सीमा के बारे में। इसमें देखिए क्या दिया गया, इनका क्षेत्र कैसा होता है। तो सियाल में क्या आता है, महाद्वीपीय पर्पटी, जो ऊपर वाला जो भाग होता है, पृथ्वी के सबसे ऊपर भाग, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, जैसे मैंने अभी दिखाया था कि जो ऊपर वाला भाग होता है ना, उसे क्या कह दिया जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। और नेक्स्ट पार्ट में हमारा कौन सा आता है, तो उसमें आता है महासागरीय, जो महासागरीय जो भाग आते हैं ना, जैसे ये हो गए महाद्वीपीय, ये क्या उनसे हो गए, ये महासागरीय हो गए। तो अब इसमें देखिए, जो महाद्वीपीय इसमें तत्व कौन से पाए जाते हैं, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, और महासागर में कौन से पाए जाते हैं, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें चट्टानें देखिए कौन से पाए जाते हैं, तो महाद्वीप में ग्रेनाइट और महासागर में बेसाल्ट। और घनत्व की अगर बात करते हैं तो महासागरीय जो महाद्वीपीय जो प्लेट होती है उसकी घनत्व कितना होता है उसका, तो 2.7। और
महासागरीय का कितना होता है, तो उसका होता है 2.9 से 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा जो रहा महासागरीय पर्वतीय और महाद्वीपीय पर्वतीय में से जो मेन रहता है। भू आकृति में सबसे पहले हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, एक देखते हैं महाद्वीप देखते हैं और एक देखते हैं महासागरीय। नॉर्मली आप लोगों ने प्लेटों के बारे में भी सुना होगा कि हाँ, एक होता है महासागरीय जिसके धंसने से क्या होता है, कभी भूकंप आते हैं, कभी ज्वालामुखी पड़ती है। तो वो जो सारी चीज़ें चलिए हम बढ़ेंगे आगे चल के इसमें। तो आज का तो ये इतना रहा कि हाँ, महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है और महासागरीय प्लेट क्या होती है। अब इसमें जो अगला टॉपिक रहेगा, इसका अब जो अगला टॉपिक इसमें हम लोग क्या पढ़ना, ऑक्सीजन और सिलिकॉन गैस। इसमें क्या कह रहा है कि जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन गैस है, ये क्या है, भूपर्वतीय के सबसे प्रमुख तत्व हैं। क्या है, भूपर्वतीय के सबसे प्रमुख तत्व हैं। अब देखिए प्रमुख तत्व क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन कितना पाया जा रहा है, 46 पाया जा रहा है %। सिलिकॉन कितनी पाई जा रही है, 27.72। एल्यूमिनियम कितनी पाई जा रही है, 8.13। और लोहा कितना पाया जा रहा है, 5.00%। तो देखिए जो भूपर्वतीय है, ये तो हमारे हो गए प्रमुख तत्व कि हाँ इतना होता है, इतना का इनका अनुपात होता है। अब भूपर्वतीय की अगर बात करते हैं तो कितने होते हैं, ये 8 प्रमुख तत्वों से बने। अब वो 8 प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो देखिए कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। क्या हो गया इसमें प्रमुख तत्व, 8 प्रमुख तत्व, तो कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। और ये ऑक्सीजन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा अधिक पाया है, मतलब ये भूपर्वतीय जो होती है, भूपर्वतीय इस पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसका क्या है, अनुपात सबसे ज़्यादा है। तो नॉर्मल से बात यहीं से श्योर हो जाता है कि हाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। याद रखिएगा, वायुमंडल का जो रेशियो वो अलग चीज़ है और ये जो भूपर्वतीय वाला जो चल रहा है रेशियो ये अलग चीज़ है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि नाइट्रोजन गैस तो सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे ज़्यादा हो रहा है। तो वो नाइट्रोजन होती है बट वो क्या होती है, वायुमंडल में होती है। और यहाँ बात किसकी हो रही है, हमारे भूपर्वतीय की बात हो रही है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए क्या है, इसमें है मैंटल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसके पृथ्वी के ऊपर मीन्स जैसे कि हम लोग जो मिट्टी वगैरह देखते हैं, ये क्या होती है हमारे ऊपरी परत, तो वो क्या होता है हमारा क्रस्ट होता है, भूपर्वतीय होती है। अब उसके बाद जब हम लोग जब अंदर आएंगे, पृथ्वी की जब नीचे अध्ययन की ओर करते हुए जाएंगे, तब इसके अंदर कौन होता है, तो मेंटल पाया जाता है। अब इसमें क्या है देखिए, अब इसमें कहा जा रहा है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल मीन्स ये वाला हमारा हिस्सा और इसके जो यहाँ से जो मेंटल की जो स्टार्टिंग हो रही है, मीन्स ये वाला हिस्सा और यहाँ से जो मेंटल की जो स्टार्टिंग हो रही है, ये इस एरिया को क्या कहा जाता है, इसको स्थल मंडल कहा जाता है। अब भूपर्वतीय के ठीक नीचे क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूपर्वतीय के ठीक नीचे मेंटल क्या होता है, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मीन्स इसकी जो गहराई है ना, ये कितनी हो जाती है, ये 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो मेंटल है, ये पृथ्वी के आयतन का मीन्स जो पृथ्वी जो हमारी टोटली जो आयतन, उसके आयतन का कितना घेरता है, मेंटल जो है कितना घेरता है, तो 83% भाग घेरता है। और यह परत मुख्य रूप से बेसाल्ट से, जैसा कभी मैंने बताया था, जो महाद्वीपीय प्लेट होती है किससे बनी होती है, वो ग्रेनाइट से। ये किससे बने होते हैं, बेसाल्ट से। और चट्टानों के मीन्स ये जो होते हैं बेसाल्ट चट्टानों के समूह से बने होते हैं। और उनका घनत्व तो कितना होता है, जो ये बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, जो महासागरीय में जो मेंटल में जो पाई जाती हैं, वो कितनी होती हैं, तो उनका घनत्व कितना होता है, तो उनका होता है 3.5 से 5.5 सेंटीमीटर पर क्यूब से, उसके बीच में होता है। और ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है ना, तो नॉर्मली जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आप लोगों ने देखा होगा, तो ये जो मैग्मा जो स्रोत होता है ना, मैग्मा चैम्बर, ये कहाँ पाया जाता है, ये इसी हिस्से में पाया जाता है। जो उसके साथ में जो गरम जो चीज़ें जो मैग्मा जो बह के आती हैं ज्वालामुखी के टाइम पे, तो कहाँ पाई जाती है, वो मेंटल में ही पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक दिया गया है कि अत्यधिक दबाव के कारण केंद्रीय भाग तरल और प्लास्टिक अवस्था में। मीन्स वो तो क्या है कि मेंटल हो गया। अब इसमें क्या दिया गया है कि अत्यधिक दबाव के कारण, मीन्स जैसे कि ऊपर से नॉर्मल सी बात है, जैसे कि अब नीचे हैं,
अब उसके बाद आपके ऊपर कोई और रहे, और उसके ऊपर, तो नॉर्मल जो बात, जो नीचे वाला जो रहता है, जो व्यक्ति रहेगा उस पर क्या रहता है, वो बहुत ज़्यादा दबाव सहन करता है। ऊपर के व्यक्ति रहेंगे तो क्या होगा, उन पर कम प्रेशर होता है, लेकिन जब उसके ऊपर जब ऐसे रहेंगे तो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या दिया गया कि अत्यधिक दबाव के कारण केंद्रीय भाग तरल और प्लास्टिक अवस्था में है। तो ऊपर से प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या, मतलब वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि बीच में जो होता है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसी वजह से क्या होता है, वो तरल हो जाता है और प्लास्टिक अवस्था में हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि भारी धातु क्या है। अब ये जो इसका जो कोर वाला जो एरिया ना, ये क्या होता है, ये भारी धातु निकिल और लोहे की उपस्थिति के कारण क्रोट का घनत्व, तो इसमें क्या होता है, निकिल और लोहा ना बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोर में। इसकी वजह से क्या होता है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसकी अगर बात करते हैं इसके आंतरिक और केंद्रीय भाग की, तो ये जो कोर होता है ना, ये क्या होता है, इसका आंतरिक और कोर भाग होता है। इसे क्या कहा जाता है, निफे कहा जाता है। मीन्स इसमें निकिल और फेरस मीन्स आयरन क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है, ये चीज़ बना होता है। और नेक्स्ट इसमें देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है कि अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण यह परत प्लास्टिक या तरल अवस्था में प्रतीत होती है। अत्यधिक दबाव के कारण क्या होता है, ये तरल और प्लास्टिक अवस्था में फील होती है। और नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, देखिए अभी तक मैंने मेंटल को बताया था 83%, अब ये देखिए कितना घेर रहा है, ये 16% भाग को घेर रहा है। तो जब कोई चीज़ आप पढ़िए ना, उसको कंपेरिजन करिए, जैसे कि मैं खुद ही करवा दे रहा हूँ, बाकी हाँ आप लोग भी थोड़ा ऐसा कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर कंपेरिजन करके तुलनात्मक अगर आप पढ़ते हैं ना उसको, तो वो चीज़ आपको क्या होती है, ज़्यादा माइंड को इफेक्ट करती, ज़्यादा माइंड में प्रभावित रहती है। तो वही चीज़ देखिए, मेंटल कितना घेर रहा था, 16% और 83%, और ये कोर कितना घेर रहा है, ये 16% घेर रहा है। और इसका औसत जो घनत्व होता है ना, बहुत ही ज़्यादा होता है। मीन्स ये एरिया तो कम घेर रहा है, लेकिन इसका जो घनत्व है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, कितना है, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, भूकंपीय तरंगों में परिवर्तन और पृथ्वी की आंतरिक असंबद्धताओं को दर्शाता है। जो ये भू तरंग है, जैसे भूकंप जब आता है ना, तो उसमें जो भूकंप जो लाता है, उसमें नॉर्मल जब आता है उसमें भी तरंगे काम करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स जिसको कहते हैं। तो उसमें अगर जैसे चेंजेस हो रहे हैं, उनके वेग में अगर जिसके हो रहा है चेंजेस हो जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, तो पृथ्वी के आंतरिक असंबद्धताओं को दर्शाता है। मतलब वो चीज़ बताता है कि यहाँ पे मेंटल है, ये कोर है, ये क्रस्ट है। क्यों दर्शाता है, क्योंकि क्या होता है कि मेंटल में क्या होता है, स्पीड, कोर मेंटल और क्रस्ट में क्या होगा, उनकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे इसी चीज़ से वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, जान जाते हैं कि क्या होता है, अच्छा यहाँ पे मेंटल है, तीसरी वजह से इसकी स्पीड ऐसी हो गई, यहाँ पे क्रस्ट है तो इसकी स्पीड ऐसी हो गई। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो कौन हमें बताता है, तो ये पृथ्वी का आंतरिक संरचना से ही पता चलता है। जो मेंटल कोर जो होते हैं ना, भूकंपीय तरंग जब आती है, तो वो हमें इस चीज़ की जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पे मेंटल है, ये कोर है, ये क्रस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें देखिए दिया गया है, जो देखिए जो ऊपर जो क्रस्ट होता है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच को क्या कह दिया जाता है, कोन रॉड। उसके बाद देखिए निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच को क्या कह दिया जाता है, मोहोरोबिक। अब निचले मेंटल और देखिए ये क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे बढ़िया से यहाँ पे दिया गया है। तो जो कोन रॉड होता है, ये क्या हो जाता है, ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में, जैसा मैंने अभी बताया, ये ऊपरी और निचले क्रस्ट, ये क्या दर्शा रहा है, ये ऊपरी और निचले क्रस्ट के बीच को दर्शा रहा है। और जो मोहोरोबिक होता है, ये क्या होता है, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को भी, जो कोई मैंने अभी पहले भी बताया था। तो मोहोरोबिक क्या हो गया, ये निचले क्रस्ट को दिखा दे रहा है और ऊपरी मेंटल को दिखा दे रहा है। अब जो रेवटी है, ये क्या शो कर रहा है कि ऊपरी मेंटल को दिखा रहा है और निचले मेंटल के बीच को दिखा रहा है, उनके बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, ये उसको दिखा रहा है। अब गुटेनबर्ग क्या करता है, तो ये निचला मेंटल और बाहरी क्रोट के बीच की स्पेस को दिखाता है। और लेहमन क्या करता है, तो लेहमन जो एकदम नीचे वाली जो परत है ना, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ये उसके बीच के एरिया को दिखाता है।
अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो टॉपिक है ये क्या है, पृथ्वी का भौगोलिक डैशबोर्ड और ज्वालामुखी भूकंप और पर्वत निर्माण। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो टॉपिक है ना जियोलॉजी का, ये क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है कैसे इसमें। अब इसमें देखिए हमको क्या पढ़ना है, तो ज्वालामुखी उत्सर्जन, गीजर और धुआंलों के बारे में पढ़ना है। तो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब उसमें देखिए ज्वालामुखी उत्सर्जन के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब ये क्या होता है, तो जो प्रशांत महासागर है, इसके तटीय भाग को क्या कहा जाता है, इसके तटीय भाग को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखियाँ पाई जाती हैं। अब इसमें देखिए गीजर होता है। अब गीजर क्या होता है, तो समय समय पर क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी को निकलते हुए दिखाया गया है, ये ज्वालामुखी हो गई, ये क्या हो गया गीजर, धुआंरे वगैरह हो जाते हैं। तो अब गीजर क्या हो जाती है, समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प का तेज उद्गार। जैसे यहाँ पे देखिए ये गर्म जल है निकल रहा है, यहाँ पे वाष्प निकल रहा है, तो क्या होता है, ये गीजर होता है। जैसे अमेरिका का येलोस्टोन जो होता है ना, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, ये क्या होता है, ये इसी चीज़ का एग्जाम्पल, वो एक गीजर है। धुआंरे क्या होते हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था में, जैसे ज्वालामुखी उत्पन्न हुई, अब जब खत्म होगी तो उसमें क्या होता है, उसमें वहाँ से धुएं निकलते हैं, गैस निकलते हैं, तो वही क्या हो जाता है, धुआंरे कहलाते हैं। अब प्रमुख धुआंरे की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अलास्का का वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स है। अभी स्मोक्स, अब ये क्या होता है, ये एक प्रकार का धुआंरे ज्वालामुखी के टाइम पे जो लास्ट स्टेज होते हैं ना, वो दर्शाता है हाँ ज्वालामुखी यहाँ पे आई थी, अब इस टाइम पे सक्रिय नहीं है, मतलब अभी इस टाइम पे ज्वालामुखी उत्पन्न होकर मतलब अभी जा चुकी है। और देखिए यहाँ पे देखिए जो ईरान का जो कोह सुल्तान है और न्यूजीलैंड का वाइट आइलैंड है, ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये धुआंरे को दर्शाती हैं। अब नेक्स्ट देखिए जो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है देखिए विश्व के सर्वोच्च ज्वालामुखी कौन से हैं। तो सबसे सर्वोच्च ज्वालामुखी अगर देखते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया गया है सक्रिय और शांत। अब सक्रिय में कौन सा आता है, सक्रिय वो होते हैं जो अभी उत्पन्न हो रही हैं, जिनमें अभी उत्पन्न टाइम पे समय समय पे ज्वालामुखियाँ उत्पन्न होती हैं। और शांत कौन होती है, जो शांत हो चुकी है, मीन्स उसमें अब ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। अब इसमें देखिए सबसे दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो ओजस डे सलाडोर, और यह एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना के चिली सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना के चिली सीमा पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो ये 6885 मीटर होती है। कितनी होती है, 6885 मीटर। इसके सेकेंड पार्ट अगर हम शांत ज्वालामुखी की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी होती है। एकांकागुआ नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये क्या होती है, विश्व की सबसे शांत ज्वालामुखी, और यह भी कहाँ पाई जाती है, एंडीज पर्वतमाला पर ही पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6960। इसकी कितनी है, 6885। उसकी कितनी है, 6960। याद रखिएगा आप लोग। और एकांकागुआ जो है ना, ये क्या है, मतलब टोटली पूर्णता मृत या शांत ज्वालामुखी में सब इसमें उद्गार नहीं होने वाला है। जबकि जो ओजस डे सलाडो है ना, ये तो सक्रिय है, यहाँ पे तो हमेशा ज्वालामुखी आते ही रहेंगे। देखिए अब अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ज्वालामुखी और इसके उसके सक्रिय और शांत भाग के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो भूकंप तंत्र है ना, अब उसका अभी हम लोगों ने सिर्फ पॉइंट वाइज उसको किया था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भूकंप जो होता है ना, इसका अध्ययन हम लोग कैसे करते हैं, तो ये सीस्मोलॉजी जो क्या करवाता है, भूकंप का अध्ययन करवाता है। और पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। अधिकेंद्र क्या होता है, तो भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु, भूकंप मूल के ठीक ऊपर जो पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु होता है, जहाँ पे भूकंप की लहरें
मीन्स जहाँ पे सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है वो क्या होता है, उसका अधिकेंद्र कहलाता है। जैसे भूकंपी जो तरंगे होते हैं ना, इनको इनको नापा भी तो जाता होगा, तो ये किससे नापी जाती है, तो सीस्मोग्राफ नामक एक यंत्र होता है उससे नापी जाती है। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने अभी आपको ऐसे बात करते करते बताया था कि कौन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स होती हैं। तब इसमें देखिए प्राइमरी, प्राथमिक जो तरंगें होती हैं ये क्या होती है। तब इसमें देखिए अब दिया गया है कि यह अंतैर्क तरंगें हैं। क्या है ये, अंतैर्क तरंगें हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये ठोस अवस्था, तरल अवस्था और गैस तीनों माध्यमों में ये क्या करते हैं, यात्रा कर सकते हैं। अब इनका वेग क्या होता है, ये सर्वाधिक होता है। कितना होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और सतह पर ये सबसे पहले पहुंचती हैं। द्वितीय क्या होता है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, प्रकाश तरंगों के समान होती है और ये क्या होती है, केवल ठोस माध्यम से ही यात्रा कर सकती हैं। इनका वेग कितना होता है, तो 4 किमी प्रति सेकेंड होता है। अब उसी में देखिए एक दिया गया है धरातली तरंगे। अब ये क्या होती है, तो इनको क्या कहते हैं, इनको एल वेव से आर वेव से भी कहा जाता है। धरातली तरंगों को एल वेव से आर वेव से। अब इनकी खोज किसने करी थी, इनकी खोज करी थी एच.डी. लोब ने करी थी। ये तरंगे क्या होती है, मुख्य रूप से धरातल तक ही सीमित रहती हैं और ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। इनकी गति क्या होती है, सबसे कम कितनी होती है, 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। और गति कम होने के बावजूद ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। जो धरातली तरंगे होते हैं ना, इनकी गति बेशक बहुत कम है, बट ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। देखिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, पहले हम लोगों ने ज्वालामुखी भूकंप बताया, फिर उसके बाद ज्वालामुखी बात। तो वो क्या होता है, कभी कभी भूकंप जब आता है तो उसी टाइम पे ज्वालामुखी भी, भूकंप जब पृथ्वी में जब हलचल होती है तो क्या होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाती है। तो उसी बेस पे क्या था, उसमें ज्वालामुखी के बारे में बताया गया था। अब इसमें देखिए, अब जो भूकंप होते हैं ना, उनके सारे टाइप्स के बारे में बताया जाए, उसी के बारे में हमने लेकिन पहले क्या पढ़ा था, प्राइमरी और द्वितीय पढ़ा, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, धरातली। अब देखिए इसी में क्या है, भूकंपीय छाया क्षेत्र। अब ये क्या होता है, अधिकेंद्र। तो ये अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है और इसी को क्या कहा जाता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं पाई जाती, पी या एस जो कोई भी टाइप की यहाँ पे नहीं पाई जाती। और यहाँ पे देखिए इस तरंग का प्रभाव क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरंगे तरल बाहरी कोर में प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए क्या होता है, 105 के बाद यह पूरी तरह लुप्त हो जाती है। इस तरंग यहाँ पे क्या होते हैं, द्वितीय तरंगे। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो तरल मीन्स जो मेंटल और बाहरी कोर का जो हिस्सा होता है, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। यहाँ पे जो हिस्सा है ये, तो यहाँ पे क्या होता है, ये तरंगे प्रवेश नहीं कर पाते, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरी तरह से गायब भी हो जाती है। और पी तरंग यहाँ पे क्या होता है कि तरल कोर में प्रवेश तो करती हैं, लेकिन घनत्व परिवर्तन के कारण अपवर्तन से मुड़ जाती हैं। मीन्स जो प्राइमरी जो तरंगे हैं वो यहाँ पे प्रवेश तो कर जाती हैं, बट क्या होता है, वो परावर्तन मुड़ जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, अंदर तो घुस गई, बट अंदर क्या होता है, वहाँ पे ठोस इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे क्या होता है, उनको मुड़ना पड़ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो 105 डिग्री से 145 के बीच ये भी नहीं पहुँच पाती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि भूकंप की जो तीव्रता होती है इसको किससे नापा जाता है, रिक्टर स्केल से। किससे नापा जाता है, रिक्टर स्केल से। और ये क्या होता है, ये एक लघुगणकीय होती है, पैमाना होता है। ये 1 से 9 तक में ही समान नापता है। मीन्स ये जब नापेगा तो इसका पैमाना कितना रहेगा, 1 से 9 के बीच में, मतलब बताएगा कि यहाँ पे भूकंप की तीव्रता कितनी है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे नापता है ये। और क्या ये इस स्केल में प्रत्येक अगली इकाई जो पिछली इकाई की जो तुलना में होता है, क्या होता है, 10 गुना अधिक आयाम वाला और 32 गुना अधिक ऊर्जा रखती है। क्या होता है, ये 10 गुना, जैसे कि संख्या जब बढ़ती जाएगी तो ये क्या करता है, ये 10 गुना उसका अधिक आयाम बताता है और 32 गुना अधिक एनर्जी वाला बताता है। जैसे कि कहीं पे 8 है, कहीं पे 4 है, कहीं सॉरी जैसे 4 है और कहीं पे 5 है, तो 5 वाला क्या होगा, उसके अंदर 10 गुना अधिक आयाम और 32 गुना अधिक एनर्जी होगा। वही भी देखिए बताया गया मर्स्केली स्केल। अब ये क्या होता है, तो ये भूकंप के विनाशकारी प्रभाव मीन्स
ये तो बता दिया कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। मर्केली स्केल क्या बता किसके बेस में आता है, कितना विनाश हुआ है, कितना क्या हुआ है। तो ये चीज़ क्या होता है, ये मर्केली स्केल से नापा जाता है। ये कितने तक मापता है, तो ये 1 से 12 तक के रोमन अंकों का में व्यक्त किया जाता है। और ये जो होता है ना मानव अनुभव और इमारतों के नुकसान, मीन्स ये मानवों से क्या होता है, मानवों के पास जाता है, वहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, सर्वे किया जाता है, तो उसके बेस पे क्या होता है, ये तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्थल आकृति के बारे में, जो ब्लॉक पर्वत वगैरह होते हैं। ये देखिए स्थल आकृति में स्थल में पाए जाने वाली आकृतियाँ, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसके बारे में बताया जा रहा है, ब्लॉक पर्वत के बारे में। और रिफ्ट घाटी जो नीचे धसी हुई रहती है उनको क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी। जो ऊपर निकल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो ये कैसे बनते हैं, तो ये नॉर्मली कब बनती हैं, जब हमारी जो प्लेटें हैं, महासागरीय प्लेटें हैं और महाद्वीपीय प्लेटें, ये क्या होता है जब आपस में जब टकराती हैं, तो जब उनके टकराने से क्या होता है, बीच का पार्ट कभी कभी धंस जाता है, कभी कभी क्या होता है ऊपर उठ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कितने प्रकार की होती हैं, वो 3 प्रकार से। एक तो होता है महाद्वीपीय, एक होता है महासागरीय महाद्वीपीय, और एक होता है महासागरीय प्लेटों के बीच में। तो वो जो सारी चीज़ें हम लोग उसको डीप में जाके पढ़ेंगे, बट अभी जो लोशन की बुक के अनुसार जो दिया गया है यहाँ पर टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया, ब्लॉक पर्वत। अब ब्लॉक पर्वत क्या होता है, तो देखिए चट्टानों में जो स्थित जो भ्रंश के कारण मध्य भाग में जो नीचे जो देखिए चट्टानों में स्थित भ्रंश फॉल्स के कारण, जब इसे दोनों जब टकराती हैं जब चट्टानें, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भाग जो नीचे धंस जाता है ये क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट। और जो ऊपर जो अगल बगल के भाग जो उठ जाते हैं, ऊंचे उठे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। और बीच का जो धंसा हुआ भाग होता है उन्हें क्या कह दिया जाता है, उन्हें रिफ्ट घाटी कह देते हैं। अब प्रमुख उदाहरण अगर देखते हैं जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है, साल्ट रेंज हो गया जो कि पाकिस्तान में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं, किसको दिखाती हैं, ब्लॉक पर्वत और रिफ्ट घाटियों को दिखाती हैं। अब नेक्स्ट देखिए दिया गया है यहाँ पे स्थल आकृतियाँ अवशिष्ट पर्वत। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इनका निर्माण कैसे होता है। स्थल आकृति में अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ब्लॉक पर्वत। अब बारी किसकी है, अवशिष्ट पर्वत की। अब ये कैसे बनते हैं, तो देखिए ये क्या होता है, ये चट्टानों के निरंतर अपर्दन से चट्टानों को निरंतर वो टूटते रहते हैं। अपर्दन का मतलब क्या हुआ, कटाव। तो इनका जो निरंतर जो अपर्दन होता है ना, इसके फलस्वरूप ये निर्मित होती हैं। और ये क्या होती हैं, तो ये समय के साथ क्या होता है, समय के साथ हवा पानी और बर्फ़ जैसे कारक, इन्हें क्या कहते हैं, हवा के साथ पानी बर्फ़ और बर्फ़ का क्या होता है, प्राचीन पर्वतों का जो पुराने जो पर्वत उनका क्षरण हो जाता है, मीन्स उनको उनके कटाव होने लगता है। उनमें ऊपरी जो परतें होती हैं वो कट कट के उड़ जाती हैं, या फिर पानी में बह जाती हैं, या फिर हवा पानी के साथ बह जाती है, फिर हवा के साथ उड़ जाती हैं। तो कटने छटने के बाद, पानी में बहने के बाद जो उनकी जो परत जो बचती है ना, उसी को क्या कह दिया जाता है, अवशिष्ट भाग। उसी को क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। और इसके प्रमुख उदाहरण देखते हैं, जैसे अरावली पर्वत हुआ हमारा जो भारत में पाया जाता है, नीलगिरी है, बारसनाथ है, राजमहल की पहाड़ियाँ। और अंतर्राष्ट्रीय अगर तौर पे देखते हैं तो जो सियरा है जो कि स्पेन में पाई जाती है, मेसा और वूटे हैं जो कि अमेरिका में पाए जाते हैं। ये सारे जो इनके उदाहरण। और बात करें अगर जो अरावली पर्वत है ना, जो हमारा जो भारत का, ये क्या होता है, ये विश्व के सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वतों में से एक है। अब देखिए हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, पर्वत निर्माण, अवशिष्ट पर्वत पढ़ा, ब्लॉक पर्वत पढ़ा। अब यहाँ पे देखिए पर्वत निर्माण होता कैसे, अब इस चीज़ के बारे में बताया गया। तो पर्वत निर्माण के बारे में सबसे पहले देखिए एक कुछ सिद्धांत दिए गए हैं वैज्ञानिकों ने दिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए दिया गया है भूषण नदी। अब भूषण नदी सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था कोबन ने। और तापीय संकुचन सिद्धांत किसने दिया था, तो जेफ्रेज ने दिया था। महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर ने।
महाद्वीपीय विसरण ये डेले ने, समान तैरक सिद्धांत ये किसने दिया था, होम्स ने, और रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया था, तो जोली ने दिया था। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत किसने दिया, तो हैरी हेस ने दिया। अब इन लोगों ने क्या दिया, कैसे दिया, वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले अभी इस पर हमको पढ़ना है कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को पहले हम समझ लेते हैं। तो पृथ्वी के अगर हम स्थल रूप की अगर हम बात करते हैं, तो पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है निरंतर गतिशील है। मीन्स पर्वत बन भी रहे हैं, पहाड़ बन भी रहे हैं, वो नष्ट भी हो रहे हैं, और एक जगह बन भी रहे हैं। मैदान बन भी रहे हैं, मैदान नष्ट भी हो रहे हैं पानी भर जाने की वजह से। फिर पानी कहीं कहीं होता है बाढ़ आ जाती है, वहाँ पे मिट्टी जम जाती है, तो वहाँ पे मैदान बन जाते हैं। कहीं कहीं होता है कि कोई मैदान रहता है, वहाँ पे पानी भर जाता है, तो वहाँ क्या होता है, मैदान नष्ट हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो इनमें देखिए दिया गया है कि इसका निर्माण कैसे होता है, आंतरिक और बाह्य बलों द्वारा होता है। जो कि क्या होता है, जैसे आंतरिक बाह्य बल, जैसे होता है कहीं कहीं भूकंप आ रहा है, और कहीं ज्वालामुखी, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें क्या होते हैं, आंतरिक और बाह्य बल में यहाँ पे डिफाइन करें। अब देखिए आंतरिक बल क्या होता है, तो आंतरिक बल की वजह से क्या होता है, जो हमारे जो पर्वत पठार बनते हैं ना, किसकी वजह से बनते हैं, आंतरिक बल की वजह से बनते हैं। उदाहरण इसके वजह से देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेटें जब टकराती हैं, तो ये हमारे किस में आता है, ये आंतरिक बल में होता है। इन्हीं की वजह से क्या होता है, पर्वत और पठार बन जाते हैं। अब बाह्य बल अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, जैसे अपर्दन और निक्षेपण। जैसे कहीं पे मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो कहीं पे मिट्टी आके जम रही। नॉर्मल सी बात, तो एक जगह से कटेंगे, दूसरी जगह कहीं ना कहीं तो जाके जमेंगे ही ना, एक जगह पे इकट्ठा तो होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि कहीं पे अपर्दन तो कहीं पे निक्षेपण द्वारा क्या हो रहा है, मैदानों का निर्माण हो रहा है। और वर्गीकरण अगर इनका हम देखें तो क्या बांटा जा रहा है स्थल रूपों को, तो पहला बांटा जाता है पर्वत, पठार और मैदान। अब इसमें देखिए दिया गया कि पृथ्वी के धरातल पर मुख्य रूप से पर्वत, पठार और मैदान का विस्तार है, जो विभिन्न विवर्तनिकी और अपर्दनात्मक शक्तियों का परिणाम है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया पर्वत के प्रकार दिया गया है। फिर से अगेन, अभी तक हम लोगों ने ब्लॉक और अवशिष्ट पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, संचित एवं वलित पर्वत के बारे में दिया गया। अब ये क्या होता है, तो वलित पर्वत क्या होता है, तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा चट्टानों में मोड़ पड़ने से। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आप ऐसे मुड़ जाएं, फिर मुड़ जाएं, तो क्या हो गया, आपका मार्ग क्या हो गया, वलयाकार हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए दिया गया है कि मुड़े हुए तो शक्तियों, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों चट्टानों में मोड़ की वजह से क्या हो जाता है, उनसे वलित पर्वत निर्माण होते हैं। सिद्धांत इसका किसने दिया था, तो इसका सिद्धांत दिया गया है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी से क्या होता है, पर्वत में जो वलय वाले जो दिए गए वलित पर्वत उनके दिए। अब संचित पर्वत क्या होते हैं, तो बालू, कंकड़ और पत्थर लावा। बालू, कंकड़, पत्थर, लावा जब एक जगह से बह के दूसरी जगह जब आते हैं तो उसे क्या दिया गया है, वो जम जाते हैं। तो संचित पर्वत मतलब आप समझ लीजिए कि हाँ जमे हुए इकट्ठा हो गए हैं, वही चीज़ हमारा क्या हो जाता है, संचित पर्वत। अब इसके प्रमुख उदाहरण देखिए, जैसे दिया गया है हिमालय। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिमालय की ऊंचाई अभी भी कंटिन्यू बढ़ रही है, तो रीजन क्या है, वो संचित उदाहरण हिमालय में आता है, पर्वत में आता है। इसके उदाहरण देखिए देगा यूराल है, रॉकीज है, और आल्प्स है, हिमालय एंडीज है। ये सारे जो है ये हमारे संचित पर्वत में आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए दिया गया है पठार। अब पठार क्या होता है, तो पठार को देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आसपास के क्षेत्र से ऊंचा, मीन्स जैसे आसपास का कोई क्षेत्र है वहाँ पे क्या हो, कोई एक हो क्षेत्र हो जो कि ऊंचा हो थोड़ा, और शीर्ष पर चौड़ा और सपाट हो। देखिए कुछ ये ऐसे, जैसे ये ज़मीन हो गई और ये ऐसे, तो हमारा क्या हो जाता है, ये पठार हो जाता है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो, केवल 300 से 500 फीट है। जैसे पर्वत हम लोग देखते हैं उसकी ऊंचाई तो हज़ारों में होती है, बट यहाँ पे क्या दी गई है, हज़ारों में होती है, मीटर में होती है। यहाँ पे क्या दी गई, फीट में होती है। और अंतर पर्वतीय पठार कौन होते हैं, तो चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ, मीन्स ऐसा पर्वत हो जो कि क्या हो, चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ, तो वो क्या होता है, अंतरा पर्वतीय पठार का। जैसे कि तिब्बत का पठार है, बोलीविया का पठार है। और पर्वत पर्वतीय पठार क्या होते हैं, तो ये एक ओर पर्वत और दूसरी ओर मैदान या सागर से घिरा हो। में से एक तरफ तो उनके पर्वत हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो, मैदान या सागर हो। तो जैसे कि पेटागोनिया का पठार जो है, पेटागोनिया का जो पठार है वो क्या है, उसकी एक तरफ पर्वत है और दूसरी तरफ मैदान है
महासागर है। अब महाद्वीपीय पठार क्या होता है? तो विस्तृत पठार क्या होता है? ये पृथ्वी जो लावा होता है ना, मैग्मा जो जमा होता है पृथ्वी से निकलता है ज्वालामुखी टाइम, ये इसके जमाव से बनता है। अब गुंबदाकार पठार क्या होता है? तो वलन क्रिया द्वारा निर्मित, जब मोड़ द्वारा जो निर्मित होता है ना, उसे क्या कह दिया जाता है? गुंबदाकार। जैसे कि भारत को जो ये रामगढ़ वाला जो गुंबद है ना, भारत को जो रामगढ़ गुंबद, ये क्या होता है? ये गुंबदाकार पठार में आता है। अब देखिए, जो तिब्बत का पठार है, पामेर का पठार है, ये जो है ना, इनको क्या जाना था? इनको विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। तिब्बत का पठार और पामेर का पठार। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे कई बार सुना मैदान, पठार और महासागर। तो चलिए देखते हैं अब ये मैदान क्या होता है। तो मैदान क्या होता है? तो ये 500 फीट से कम ऊंचाई वाले समतल भूभाग, जैसे 500 फीट से कम ऊंचाई वाले क्या हो? समतल भूभाग, ये क्या होते हैं? हमारे मैदान होते हैं। अब इनका देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये मैदान जो होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, विरूपणी और अपर्दनात्मक। अब ये क्या होता है? देखिए, पटल विरूपणी होते हैं ना, जैसे एक समुद्री भाग है, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे बीच में अचानक से कोई भूभाग क्या होता है, पानी के ऊपर दिखने लग जाता है, तो वो चीज़ क्या हो जाता है हमारा? वो पटल विरूपणी हो जाता है। क्या होता है? पटल विरूपणी। और अपर्दनात्मक मैदान क्या होता है? तो नदी, हिमानी और पवन द्वारा चट्टानों के घिसने से निर्मित। जैसे कि नदी है, हिमानी है, पवन है, ये सब क्या करती हैं? हम वही चट्टानों को काट काट के कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है, तो उनसे जो निर्मित क्या होता है? वो अपर्दनात्मक मैदान। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि जो बाढ़ से जो निर्मित मैदान हो, जैसे कि बाढ़ आ रहा है, वहाँ पे मिट्टियाँ गाद जमा हो जाते हैं, तो उनसे क्या होता है? मैदान निर्मित हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें क्या होती हैं? अपर्दनात्मक मैदान। अब लोएस मैदान क्या होता है? तो हवा द्वारा जो उड़ाकर जो लाई गई होती है ना, जो हवा द्वारा उड़ाकर उड़ाई गई मिट्टी से, जो बालू से निर्मित होते हैं मैदान, उनको क्या कहा जाता है? लोएस मैदान कहा जाता है। कास्ट क्या होता है? तो जो चूने पत्थर के घुलने से, कास्ट क्या होता है? जो चूना पत्थर के घुलने से निर्मित मैदान होते हैं, उनको क्या कह दिया जाता है? कास्ट मैदान। और समप्राय मैदान क्या होता है? तो समप्राय मैदान देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप, मीन्स नदियाँ जब होती हैं, जब वो अपर्दन करती हैं, अपनी ज़मीन को जैसे कि काट रही हैं, उनका कटाव छटाव हो रहा है, नदियों वाली जो नदी का जो मार्ग है, तो उनसे जो निर्मित होता है, तो वो क्या हो जाती है? समतल मैदान। वो उनसे जो निर्मित जो मैदान होता है, उससे क्या होता है? जो समतल मैदान, उनको क्या कहा जाए? समप्राय मैदान कहा जाता है। अब देखिए, अब कहीं अगर समप्राय मैदान अगर बन रहा है ना किसी नदी में, तो समझिए कि वो नदी की क्या होती है? वो अंतिम अवस्था होती है, मीन्स उसके बाद वो नदी नष्ट हो जाएगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? वो मैदान ही बन जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे जो मैदान है वो क्या दिया गया? निक्षेपात्मक मैदान। तो अब इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट भाग में करेंगे।